नमस्कार सभी को। और आज जो है हम बात करेंगे कि एफसी गोवा का आपने देखा है इस साल एफसी गोवा कहाँ है। आपको ही पता कहाँ है ना, एकदम खत्म में चल रही है एफसी गोवा। क्यों चल रही है, क्या ऐसे कारण हो गए कि इतनी एक टीम जो चैंपियंस लीग की टीम है वो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पा रही है इस साल आईएसएल में। इतना क्या बेड़ा गर्क हो गया, ऐसी कौन सी गलतियां हो गई है। तो ऐसी जो कुछ खामियां हैं, जो टेक्टिकल तो दूर है ना, टेक्टिकल अभी अपन अगर उस पर डीपली जाएंगे तो अपने को बहुत लंबी चर्चा करना पड़ेगा ना, एक एक मैच एनालिसिस करना पड़ेगा और है ना सब चीज़ें, वो पूरा बिल्कुल बहुत लंबा काम हो जाएगा। जो एक मेन बात हो सकती है ना कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो एफसी गोवा सीजन स्टार्ट होने से पहले उनके बारे में उन्होंने सही तरीके से सोचा नहीं, सही तरीके से उनके जो प्लान्स थे वो वर्क नहीं करे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है उस बारे में मैं थोड़ा अपना मतलब कि अपना नज़रिया पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। तो उसके लिए हम आपको लेके चलेंगे हमारे कंप्यूटर महाशय के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैं मेरी तरफ से बताता हूँ। देखिए, तो अगर हम एफसी गोवा के आईएसएल में अभी तक के सीज़न पे गौर करें तो आप देख सकते, देखिए स्टार्टिंग पहले सीजन से उनका मतलब अच्छा रहा है ना। तीसरा सीजन थोड़ा उनके लिए बेकार रहा है, जैसे 8वें नंबर पे आई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो लेवल है उनका एकदम, जो लेवल कितना सही है ना, मतलब टॉप टीम कह सकते हैं आप, आईएसएल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम कह सकते हो एफसी गोवा, है ना। अब ऐसा क्या हुआ कि, और देखो हर सीजन उनके पास टॉप गोल स्कोरर रहे हैं, 20 गोल, 21 गोल, 14 गोल। इस साल नहीं है कोई, तो क्यों, ऐसा क्या। तो देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो आप देखिए इनका जो स्क्वाड है, ठीक है। अब स्क्वाड सबसे पहले चलिए टेबल पे हम नजर डालते हैं। देखिए एफसी गोवा किस कहाँ चल रही है अभी, है ना। तो अभी देखिए मतलब 19 गेम खेले हैं और 9वें नंबर पे है, मतलब। और नॉर्थ ईस्ट बंगाल की तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि आपको पता है कि उनके साथ तो बेचारा क्या हालत हुई है उनके सीजन में। तो अब वो नेक्स्ट सीजन ही उनका कुछ हो पाएगा। लेकिन बाकी अगर देखा जाए, अगर आज हम गोवा पे बात कर रहे हैं, बाकी टीमों का हम बाद में देखेंगे। तो अब देखिए मतलब गोवा की हालत इस सीजन काफ़ी ख़राब रही है। केवल 4 विन, 9 गेम हारी है वो, है ना। और गोल कंसीड उन्होंने कितने कर लिए, 31 गोल कंसीड कर लिए और 25 गोल ही मारे हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर जो गोल है वो विनिंग गोल नहीं है ना। कि होता है ना, विनिंग गोल अगर ज़्यादा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो एक विनिंग गोल, जैसे कि अब देखिए केरला ब्लास्टर को आप देख सकते हैं, है ना। इनके पास 27 ही गोल मारे हैं, लेकिन विनिंग गोल है उसमें कुछ, तो इस वजह से उनके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, है ना। 8 गेम जीते उन्होंने, तो ये फर्क आ जाता है। तो अब ये गोवा का इस साल टेबल में तो आप देख ही रहे 9वें नंबर पे है, और अब इस सीजन तो वो खत्म टीम है, अब अगले सीजन ही कुछ होगा। तो सबसे मेन जो मुझे लगा वो ये कि आप गोवा की टीम देखिए सबसे पहले, ठीक है। आप अगर गोवा की टीम देखेंगे, ये है उनकी इस सीजन की टीम, जो सेम एज इट इज है जो लास्ट सीजन थी ना, ये उनकी लास्ट सीजन की टीम है। सब चीज समान है, लेकिन इसमें कुछ नाम हैं जो उनके पिछले सीजन में एकदम बेहतरीन सितारे थे, उनको उन्होंने बेच दिया, ठीक है। उसमें जो अपने ये प्लेयर है ना अंगुलो, जो उनके टॉप स्कोरर थे, उनको उन्होंने निकाल दिया, जो कि अब उनको चैंपियंस लीग स्क्वाड में नहीं रखा था, तो निकलेंगे ही ना। और दूसरे आते हैं ईशान पंडित, है ना। तो ये दोनों प्लेयर भैया, है ना, अंगुलो की अगर बात करें तो ये प्लेयर मुंबई सिटी में आज है, आज मुंबई सिटी का टॉप स्कोरर है। ये प्लेयर जहां जाएगा वहां टॉप स्कोरर रहेगा, चाहे वो कोई आईएसएल क्लब में चले जाए, है ना। तो टॉप एक स्कोरिंग वाला प्लेयर ही नहीं है उनके पास है ना, कि गोवा के पास जो है स्ट्राइकर है, स्कोरर नहीं है, स्कोरर की कमी है उनके पास, है ना। अभी आप ईशान पंडित भाई को जैसा ही बोलें कि फुल टाइम का मैच उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता उनकी साइड से, ये जो चीज है वो है, लेकिन एज अ सब्सटीट्यूट प्लेयर ईशान पंडित भाई से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है अभी आईएसएल में, है ना। पिछले अगर 2 सीजन को देखा जाए, एज अ सब्सटीट्यूट उनका जो यूज होता है और जो परफॉर्मेंस निकलता है उनका, भाई लाजवाब एकदम, है ना। तो ये जो 2 उनके मेन प्लेयर थे, और ईशान पंडित भाई ने पिछले साल जो एफसी गोवा के लिए स्कोर्स भी किए थे, वो बहुत ही क्रूशल जो होते हैं ना, कि एकदम सही टाइम पे स्कोर मारे उन्होंने। तो ये बहुत ही मतलब क्या बोलूं, बेकार एक वो बोलूंगा कि 2 जो उनके मेन प्लेयर थे जिन्होंने पिछले साल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए मिडफील्ड क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, एक अलग बात है। अटैक जो होता है सबसे अच्छा डिफेंस भी होता है ना। तो अटैकिंग लाइन इनके पिछले सीजन बहुत ही शानदार थी, तो उसी का वही तो था कि उसी के बदौलत पिछले सीजन में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इस सीजन तो भैया आप क्या ही बोले, और पिछले सीजन में देखिए सेमीफाइनल तो पहुंची थी, इस सीजन तो सेमीफाइनल का आसपास वहाँ टच भी नहीं कर रही है।
तो ये दिक्कत है। और इस सीजन एक और चीज क्या हुई, इस सीजन क्या हुआ, जो हमारे कोच भाई साहब है हमारे जुआन फर्नांडो, तो अब ये बीच सीजन में चले गए, है ना। और एक और चीज क्या थी कि इस सीजन की शुरुआत इनकी बड़ी गंदी हुई थी। और एक और चीज देखिए, अब जैसे पिछले सीजन में अगर हम बात करें, जो चैंपियंस लीग इन्होंने खेला है ना, चैंपियंस लीग खेला था, तो इसमें आप अगर देखें कि कई ऐसा सोच सकते हैं कि इंडियन प्लेयर्स ज्यादा हो गए, 7 इंडियन प्लेयर्स हो गए इस वजह से ऐसी चीज। तो भाई चैंपियंस लीग में भी तो 7 इंडियन से खेल रहे थे ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इंडियन से तो वहां पे भी खेल रहे थे। तो वहां पे क्यों नहीं हमको उतना, कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिला हमको एफसी चैंपियंस लीग में, लेकिन आईएसएल में क्यों इतना खराब हो गया, क्यों? क्योंकि और देख सकते हैं आपकी चैंपियंस लीग में भी स्कोर देखने को नहीं मिला है ना, ओनली 1 सिंगल जो एडो बेडिया ने मारा था। तो स्कोरर की जो बात कर रहा हूं मैं, इनको एक इन्होंने साइनिंग करी भी है ना, इन्होंने साइनिंग करी, उसके लिए हम कोई वो नहीं बोल रहे, एफसी गोवा ने साइनिंग करी है, ठीक है। इन्होंने एक स्पेनिश स्ट्राइकर को रिप्लेस किया अंगुलो की जगह पे, लेकिन उसका वो तरीके से यूज मिल नहीं पाया ना। जैसे ये देखिए काब्रेरा वगैरह को साइन किया था इन्हें ना, तो वो यूज मिल नहीं पाया। उनका जो होता है ना, जो सट्टा लगाया कि ये प्लेयर चल जाएगा अंगुलो की जगह ले लेगा, लेकिन वो ले नहीं पाया। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई इनके लिए, है ना। बाकी डिफेंस जो चेंज किया इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन की जगह एक दूसरा ऑस्ट्रेलियन ले लिया है ना, फॉक्स को ले लिया इस सीजन, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डिफेंस लाइन तो इनकी अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते आपकी बेकार है, अभी भी सब सही है, लेकिन मेन इनका अटैकिंग लाइन खराब है। आप देखिए स्टार्टिंग इनकी इतनी गंदी हुई, 3-0 से मुंबई से ले लिया, फिर 3-1 से जमशेदपुर, फिर नॉर्थ ईस्ट से भी हार गए, तो इससे बड़ा क्या होगा। चौथा मैच तो लकीली जीत गए, है ना, ये ईस्ट बंगाल वर्सेस गोवा, चौथा मैच लकीली जीत गए, तो ये बड़ा क्या बोले। और इनका अगर आप स्टार्ट्स भी देखें, जैसे देखिए मुंबई वर्सेस गोवा देखिए जो 3-0 से हारी है, देखो पूरा गेम तो गोवा ने खेला, 58% पोजीशन, ठीक है, लेकिन कहां लैग कर रही है देखिए, ये और ये, समझ गए। स्ट्राइकिंग अटैकिंग लाइन, इनके इधर 6 शॉट मारे, 6 ऑन टारगेट में से 3 तो गोल मार दिए, और इधर 1 टारगेट पे मार पाए केवल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें जमशेदपुर वर्सेस गोवा, मैच पूरा गोवा ने खेला, 76% क्या होता है, पूरा मैच खेल लिया है, लेकिन आप वहीं पे देखिए अटैकिंग, देखिए अटैकिंग किसका पलड़ा भारी है, तो अटैकिंग आप बोलेंगे अरे ये तो जमशेदपुर का, अटैकिंग में है ना प्रॉब्लम। फिर आप देखिए सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग वाला मैच गोवा के लिए सीजन रहा था, चेन्नई वर्सेस गोवा रहा, 5-0 से जीती और हैट्रिक भी मारी हुई है, जॉर्ज ऑर्टिज है, उन्होंने हैट्रिक भी मारी। इसमें तो बहुत क्या बोले, चेन्नईयन इस साल मतलब आपको पता ही कैसी टीम है ना, और देख सकते हैं आप उन्होंने तो एक भी ऑन टारगेट नहीं मारा शॉट, तो चेन्नईयन तो, और इसमें बहुत ही डिफेंसिव एरर्स हुए हैं, है ना। तो ये मैच तो इनकी मतलब जितनी भी टैक्टिक्स थी वो चल गई इस मैच में, तो ये मान गए अपन, लेकिन जितनी भी अच्छी बेहतर टीम है, और इस सीजन आपको पता है चेन्नईयन भी उतनी बैलेंस टीम नहीं है ना, वो भी बहुत नीचे ही है, तो ये एक बड़ी दिक्कत है ना। तो गोवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि उन्होंने जो रिप्लेसमेंट करे स्ट्राइकर के, है ना, वो इंडियन प्लेयर्स तो उनके पास जो पहले थे वही है, सेम टू सेम वही तो प्लेयर्स है, 1-2 प्लेयर्स चेंज किए उन्होंने, और उसमें एक ईशान पंडित भाई वो तो ऐसे सब्स्टिट्यूट थे वैसे भी, लेकिन जो मेन स्ट्राइकर इन्होंने लिया नहीं सही वाला, है ना। इसलिए अब इस सीजन आप देख सकते हैं कहाँ पे इनको बेचारा, है ना। आप सोचिए ना कि जो टीम, ये टीम का ये हिस्ट्री देखिए आप, ये टीम क्या है, यहाँ से आपको टॉप स्कोरर मिले हुए हैं, और इस सीजन आपको यहाँ से एकदम खतरनाक काम। आप अगर दूसरी टीम्स का भी देखेंगे, दूसरी टीम्स का अगर आप देखते हैं, है ना, अगर आप दूसरी टीम्स को देखेंगे तो दूसरी टीम्स के प्लेयर्स देखिए, है ना। अगर आप जमशेदपुर को बोलते हैं कि जमशेदपुर इतने ऊपर क्यों है, ठीक है, जमशेदपुर इतने ऊपर क्यों अगर आप बोलते हैं, ठीक है, जमशेदपुर आज दूसरे नंबर पे, हैदराबाद आज पहले नंबर पे, है ना। तो इनके इधर से इनकी स्ट्राइकिंग वो देखिए, जैसे हैदराबाद 17 गोल मारे, अंगुलो ने 10 गोल मारे, जमशेदपुर के स्टीवर्ट ने 10 गोल मारे, है ना। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर क्यों है, उसका कोई रीजन है ना, अटैकिंग इतना ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो जिस टीम का अटैक अच्छा है वहां से आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगी, और उसी के बाद क्या होता है कि आपका डिफेंस ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है फिर जब अटैक सामने से सही होता है। और एटी के मोहन बगान का देखिए, इंडियन प्लेयर्स उनके बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं, कोलासो को देखिए, मनवीर भाई को देखिए, है ना, फिर नासिरी भाई ने हैट्रिक मार दी थी, तो इंडियन प्लेयर्स उनके बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मोहन बगान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, उनके इंडियन प्लेयर्स चल गए इस सीजन, है ना। तो
एफसी गोवा का यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स उनके पास स्कोरर प्लेयर तो नहीं। अगर आप बोले कि मोहम्मद नेबिल क्यों नहीं चले, वो तो डूरंट कप में इतना चल गए। देखिए मोहम्मद नेबिल भाई को भी गेम टाइम चाहिए ना। आप बोलेंगे एकदम से डूरंट कप में बहुत टॉप क्लास प्लेयर्स तो खेले नहीं थे। डूरंट कप तो नॉर्मल है ना, उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें नॉर्मल रिजर्व टीम्स आई थी, ऐसी टीम्स आई थी, तो उसमें नेमिल भाई ने गोल मारा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आईएसएल में टॉप स्कोरर बन जाएंगे। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि भाई क्या है, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम तो वही गया है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मतलब जो रिप्लेसमेंट है प्लेयर्स के, जो मेन स्ट्राइकर चाहिए था, जो स्कोरर चाहिए था, स्ट्राइकर तो लिया, स्ट्राइकर ने स्कोरर जो चाहिए था वो सही स्कोरर मिला नहीं, है ना। प्लान था होगा कि स्पेनिश के बदले स्पेनिश रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाए। होता है ना कभी कभी प्लेयर नहीं चलते, आप भी देखते होंगे बहुत टॉप क्लास प्लेयर्स आते हैं लेकिन चल नहीं पाते। अभी आप देख सकते हैं बड़े बड़े सितारों के नाम आप निकाल सकते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। तो एफसी गोवा, अब एफसी गोवा को देखो, एफसी गोवा की ओवरऑल टीम बहुत सही है ना। आप देख सकते हैं गेम तो पूरा वही खेलती, आप कोई भी गेम उठा के देखिए, गेम पूरा बॉल पोजीशन या कुछ भी कर, टैक्टिक बहुत अच्छी चलाती है। मेन कहाँ मार खाती है, जब स्कोरिंग की बात आती है ना, तो वहां मार खाती है। तो वहां मार खा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उनको साइनिंग की जरूरत है, एक अच्छे बेहतरीन स्ट्राइकर जो स्कोरर हो, एक तगड़ा। अब वैसा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा अभी अगले सीजन में पता चलेगा। इस सीजन में तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैच भी बस एंडिंग पे आ गए। तो आई होप कि एक अच्छे स्कोरर को साइन करेंगे वो, क्योंकि अगर स्कोरर साइन नहीं करते तो यही लेवल रहेगा। ऐसा ही जैसे चेन्नईयन की हालत हुई है ना कि एक टाइम के टॉप, उसके बारे में एक अलग वीडियो पे बात करेंगे कि एक टाइम चेन्नईयन क्या थी और आज क्या है। वैसे गोवा का हाल हो सकता है अगर उन्होंने सही प्लेयर्स रिप्लेसमेंट नहीं करे तो, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि गोवा इतनी तकलीफ में क्यों है। तो गोवा मेरे हिसाब से, आप देखिए टेक्टिकल बातों पे अगर हम नजर डालेंगे ना तो हमको बहुत बड़ी चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा घुसना पड़ेगा, एक एक मैच के हिसाब से पूरा निकालना पड़ेगा। तो उतना एक जो चीज सीधे सीधे समझ में आ रही है उसको सीधे सीधे समझ लो, बाकी बातें फिर बाद में देखी जाएगी, है कि नहीं। तो ये एक रीजन है, ठीक है। और बाकी आपको क्या रीजंस और लगता है, क्योंकि देखिए हर इंसान अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। आप कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए कि आप अगर एफसी गोवा के सपोर्टर होंगे तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वो लगती है कि कोच बीच सीजन में से कोच चले गए तो ऐसा हो गया। देखिए जुआन जो है हमारे फर्नांडो, ये अगर बेहतरीन कोच नहीं होते तो पिछले सीजन भी गोवा बेकार खेलती, और एटी के मोहन बागान में इस साल गया तो वो तो अच्छा खेल रही है ना मोहन बागान। तो ऐसा वो तो बेकार कोच नहीं है। इस सीजन अटैकिंग लाइन ही नहीं थी ना एफसी गोवा के पास, ये एक बहुत बड़ी खामी हो गई उनके पास, इसीलिए ये बहुत बड़ी तकलीफ मुझे नजर आती है। बाकी आपके विचार जो हो सकते हैं इस बारे में आप कमेंट में लिखिए और बताइए, ताकि हमको आपके विचार जानने को मिले और सभी को पता चले कि आप किस तरीके से देखते हैं एफसी गोवा को इस सीजन में और क्या करना चाहिए, ये भी आप जरूर लिखिए, ठीक है। और बाकी भी टीम्स जो कैसा परफॉर्म करी क्या नहीं करी उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।